हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ट्रिकी स्टडी विनीत में। तो गाइस, एक बार फिर आपके सामने जेके की शानदार क्लास के साथ आए हैं। और जैसा कि फ्रेंड्स आप हमारी क्लास आज देख रहे हैं, टॉपिक क्या है? भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। क्या टॉपिक है? भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। फ्रेंड्स, जैसा कि हमारी एक डेली एक ट्रिक वाली वीडियो और डेली एक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो हमारी डेली आती है, उन दोनों वीडियो को बिल्कुल फ्रेंड्स आप देखना ना भूलें, क्योंकि ये ट्रिक वाली वीडियो और कॉन्सेप्ट वाली वीडियो हम वहीं से लाते हैं जहां से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकने की संभावना होती है, या ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं हम उन्हीं टॉपिक से सीधे बात करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम टू द पॉइंट सीधे आज हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूची। हमने महान्यायवादी इसमें पॉलिटी में पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट पढ़ा है, हाई कोर्ट पढ़ा है, संविधान सभा का गठन पढ़ा है, महान्यायवादी पढ़ा है। तो आइए उसी क्रम में हम आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। अनुसूचियों से आज हमने टॉपिक क्या लिया, क्यों लिया? तो अनुसूचियों से हमने टॉपिक इसलिए लिया क्योंकि यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है संविधान का, और इससे परीक्षा में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो आइए हम इस पे सीधे टू द पॉइंट बात करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को पूरा देखिए, आप बिल्कुल जरा भी स्किप ना करिएगा। तो आइए दोस्त, आज हम जानते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो सबसे पहले हम अनुसूचियाँ जानेंगे, अनुसूची क्या होती है। आप एक पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, पूरा हम जितना आपको बताएं पूरा आप नोट करते जाइए। एक आपका नोट्स तैयार हो जाएगा, वो नोट्स परीक्षा के समय आप रिवाइज कर सकेंगे और परीक्षा में बेहतर परिणाम पाएंगे। तो आइए शुरुआत करेंगे। क्या अनुसूचियाँ, अनुसूची क्या है? तो अनुसूची क्या है? तो अनुसूची देश में जो काम करने वाली सरकारें हैं, अर्थात जिन सरकारों का गठन होता है, उन सरकारों के काम करने की अर्थात उनकी काम करने की नीतियाँ कैसी हैं, वो सरकार द्वारा बनाई जाती हैं। कि काम करने की जो नीतियाँ हैं किस प्रकार बनाई जाती हैं, और प्रशासनिक गतिविधियाँ उनकी क्या हैं। क्या काम करने वाली नीतियाँ और उनकी प्रशासनिक गतिविधियाँ किस प्रकार की हैं, जो सरकार उन्हें इन अनुसूचियों में सारणीबद्ध करती है। तो भारतीय संविधान में हम जानेंगे कि कितनी अनुसूचियां हैं। तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, परंतु वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो आइए हम यहीं से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन अधिक पूछा जाता है अनुसूचियों से कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। क्या मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? कितनी अनुसूची थी? तो मूल संविधान में कितनी? 8 अनुसूची थी। परंतु प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा नवी अनुसूची को जोड़ा गया। क्या नवी अनुसूची को जोड़ा गया? कितने संविधान संशोधन के तहत? आइए अब जब नवी अनुसूची पढ़ेंगे तो उसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे कब ये संविधान संशोधन करके इसमें जोड़ा गया था। उसके बाद वर्तमान में, अब क्वेश्चन पूछा था वर्तमान में कितनी है। तो वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी अनुसूची हैं? तो वर्तमान में कितनी? 12 अनुसूचियां हैं। ये 4 अनुसूचियां एक संविधान संशोधन के तहत लाई गई हैं। तो आइए हम एक एक अनुसूची के बारे में जानेंगे। अनुसूची 1 में क्या है, अनुसूची 2 में क्या है, अनुसूची 3 में किसी प्रकार 12 अनुसूची के बारे में हम पूरी तरह से अध्ययन करेंगे। तो हम पहले डालेंगे, हेडिंग डालिएगा अनुसूची 1। अनुसूची 1। अब अनुसूची 1 क्या कहती है? तो अनुसूची 1 में यह लिखा गया है कि भारत संघ है और उसके घटकों का वर्णन किया गया है। अब भारत संघ और इसके घटक क्या है? तो भारत संघ पूरा जो 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको पूरा मिलाकर भारत संघ कहेंगे। और इसके घटक क्या है? 29 राज्य और जो 28 राज्य और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन्हें हम क्या इसके घटक कहेंगे, भारत संघ के घटक कहेंगे। तो अनुसूची 1 में क्या है? भारत संघ
और इसके घटकों का और इसके घटकों का उल्लेख किया गया है। इसके घटकों का उल्लेख किया गया है। अब इसके घटक की कमी क्या, 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश जो यूनियन टेरिटरी स्टेट हैं उन्हें कहते हैं इसके घटक। तो अनुसूची 1 में पूछा जाता है इस प्रकार। हम एक एक अनुसूची के बारे में क्वेश्चन भी आपको कैसे बताएंगे कि कहाँ से किस प्रकार की अनुसूची से क्वेश्चन बनता है। तो अनुसूची 1 से क्वेश्चन बनता है कि किस अनुसूची में भारत संघ और उसके घटकों का वर्णन किया गया है। तो अनुसूची 1 में भारत संघ और उसके घटकों का पूरी तरह से वर्णन किया गया है। अब हम अनुसूची 2 डालेंगे। हम इसको मिटाते हैं और आप पॉज करके इसके नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। अनुसूची 2 में क्या दिया गया है। तो अनुसूची 2 में यह कहा गया है कि जितने भी संवैधानिक पद हैं, अब हम जानेंगे कौन से संवैधानिक पद होते हैं। तो संवैधानिक पद वे होते हैं जो हमारे संविधान के तहत जितने पद हैं। संवैधानिक पद कौन से हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, ये सब संवैधानिक पद हैं। तो आइए हम जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये सब संवैधानिक पद हैं। क्या संवैधानिक पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर, राज्यपाल हम इसे कहते हैं, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये जितने भी आदि जितने भी संवैधानिक पद हैं, इनके वेतन एवं भत्तों का उल्लेख किया गया। वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। संविधान। अब किसमें क्वेश्चन जानते हैं कैसे बनता है कि संवैधानिक पदों के वेतन भत्तों का उल्लेख किस में किया गया है। तो अनुसूची 2 में इनका उल्लेख किया गया है। अब हम अनुसूची 3 के बारे में पढ़ते हैं। अनुसूची 3 के बारे में क्या संविधान में लिखा गया है। तो अनुसूची 3 आप लोग डालेगा। तो अनुसूची 3 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति और लोकसभा उपाध्यक्ष को छोड़कर सभी जितने अधिकारी हैं उनके शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है। क्या राष्ट्रपति, इसमें ये महत्वपूर्ण है। ये कई किताबों में गलत दिया है कि राष्ट्रपति को भी इसमें ले लिया है, परंतु ये इसमें गलत है। राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष को छोड़कर सभी के शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है। अब अनुसूची 3 से क्वेश्चन किस प्रकार बनता है, किस अनुसूची में शपथ का उल्लेख किया गया है। तो अनुसूची 3 में राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष को छोड़कर उनके सभी अधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है जो शपथ लेते हैं। अब अनुसूची 4 के बारे में हम बात करेंगे। अनुसूची 4 हम डालेंगे। अब अनुसूची 4 में क्या कहा गया है। अनुसूची 4 में जो कहा गया है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन का मतलब कि किस राज्य में कितनी राज्यसभा सीटें होनी चाहिए, कितने यूनियन टेरिटरी में राज्यसभा सीटें होनी चाहिए, इसका पूरा उल्लेख किया गया है। तो इसमें डालेंगे क्या, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा
राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन जिस प्रकार हमारे उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में 31 सीटें हैं, ठीक इसी प्रकार राजस्थान में कुछ सीटें होंगी, मध्य प्रदेश में कुछ सीटें होंगी, इसी प्रकार इन सीटों का विभाजन किया गया है। तो 31 सीटें उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें हैं। तो इसमें अनुसूची 4 में किसका उल्लेख किया गया है? तो राज्यसभा में जो सीटें हैं उनका उल्लेख किया गया है। अब हम अनुसूची पढ़ेंगे, अनुसूची 5। अनुसूची 5 में क्या कहा गया है? अनुसूची 5 में ये कहा गया है कि जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, जो अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब अर्थात SC और ST जनजातियों के क्षेत्रों, उनके जो क्षेत्र है और प्रशासन के बारे में, जो उनके प्रशासन के नियंत्रण के बारे में कहा गया है। क्या अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के नियंत्रण और नियंत्रण का प्रबंध किया गया है। अनुसूची 5 में पूछा जाता है कि किस अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र के प्रशासन और प्रबंध के बारे में कहा गया है। तो अनुसूची 5 में इसका उल्लेख किया गया है। आइए हम अनुसूची 6 के बारे में पढ़ेंगे। अनुसूची 6, ये अनुसूचियाँ एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम अनुसूची 6 के बारे में पढ़ेंगे। क्या इसमें कहा गया है? अनुसूची 6 में यह कहा गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो जनजातियां हैं, क्या असम, मेघालय और त्रिपुरा की जो जनजातियां हैं, इनके क्षेत्रों का इसमें वर्णन किया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन जनजाति असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातियों के प्रशासन के प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा एक राज्य है जो अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के प्रबंधन से संबंधित है। तो इसमें कोई एक राज्य असम दे दिया या मेघालय दिया रहेगा या त्रिपुरा या मिजोरम, इसमें से कोई एक राज्य दिया रहेगा। या इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा, 3 राज्य इसमें दिया रहेगा और इसमें या फिर एक राज्य अलग से दे दिया जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, या कोई एक अन्य राज्य दिया जा सकता है। तो इस प्रकार इसमें हम अलग ये टिक लगाएंगे अरुणाचल प्रदेश को, इसमें कौन सा नहीं होगा। तो इसकी ट्रिक है क्या, इसके लिए हमने ट्रिक बनाई है क्या, AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। क्या? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। अब हम अनुसूची 7 के बारे में बात करेंगे। अनुसूची 7 हमारी क्या कहती है? तो अनुसूची 7 में कहा गया है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, शक्तियों का विभाजन किया गया है, केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, तो वो अनुसूची 7 में है। तो आइए इसमें हम 3 टाइप की वो हैं, क्या, केंद्र सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची
और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। अब हम इसमें भी आगे जानेंगे कि केंद्र सूची में क्या है, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में। तो केंद्र सूची में कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर सिर्फ कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है, इस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अब राज्य सूची में कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर ना तो केंद्र का अधिकार होगा, ना तो केंद्र और राज्य दोनों का, सिर्फ उस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। फिर अब हम जाएंगे तीसरे पे इसमें कहा गया है समवर्ती सूची। कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर राज्य और केंद्र दोनों की सहमति के आधार पर ही इस पे कानून बनाया जा सकता है। क्या कि केंद्र और राज्य दोनों की सहमति के आधार पर ही कानून बनाया जा सकता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण हुई अनुसूची 7। अब हम अनुसूची 7 के बाद अनुसूची 8 के बारे में पढ़ेंगे। अनुसूची 8 में क्या कहा गया है? अनुसूची 8 भारत की जो आधिकारिक भाषाएं हैं, अनुसूची 8 में भारत की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख, क्या आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अब भारत की पूछा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अनुसूची 8 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें पूछा जाता है कि जो भाषाएं हैं कि इनका उल्लेख किस अनुसूची में है। तो भाषाओं का उल्लेख भारत अनुसूची 8 में है। अब इसमें पूछा जाता है ये वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं। तो वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं वर्तमान में अनुसूची 8 में। और पूछा जाता है कि मूल संविधान में अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं थी। तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। अब ये जो 628 जो 8 भाषाएं इसमें जोड़ी गई हैं, तो 8 भाषाएं एक संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ी गई हैं। तो इसमें जानेंगे 15वीं भाषा कौन सी है, 16वीं भाषा, 17वीं, 18वीं, इसी तरह हम 22 तक जानेंगे कौन सी किसमें भाषाएं आती हैं। तो आइए हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहले 21वें संविधान संशोधन 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। बहुत ही ज़्यादा कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में कि 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई। तो 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। क्या 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई? 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। अब पूछा जाता है किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। तो 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। 15वीं भाषा ये अब हो गई। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। 21वें संविधान संशोधन के बाद फिर हम इसमें जो 16वीं 17वीं 3 भाषाएं फिर और जोड़ी गई। क्या 71वें संविधान संशोधन, क्या 71 अमेंडमेंट एक्ट 21वें संविधान संशोधन 21वें संविधान संशोधन 1991वें संविधान संशोधन 1992। क्या 21वें संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाएं जोड़ी गई। क्या नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाएं जोड़ी गई। इसमें कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत ये संविधान में जोड़ी गई। फिर इसमें कितनी भाषा होगी? 15, 16, 17, 18। फिर इसमें एक संविधान संशोधन के तहत फिर इसमें 4 भाषाएं और जोड़ी गई। 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? तो 92वें संविधान संशोधन। क्या 92वें संविधान संशोधन 92वें संविधान संशोधन 2002 में। क्या 2003 में 92वें संविधान संशोधन 2003 में कौन सी भाषा जोड़ी गई? BDMS, बोडो डोगरी मैथिली संथाली। बोडो डोगरी मैथिली और संथाली। बोडो डोगरी
मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। अब इनकी हम ट्रिक है क्या, BD बोडो BDMS बोडो डोगरी मैथिली संथाली, ये 4 भाषाएं इसमें जुड़ गई। इस प्रकार ये वर्तमान में 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में है। अब पढ़ेंगे हम अनुसूची 9। अनुसूची 9 क्या, अनुसूची 9 में कहा गया है भूमि सुधार से संबंधित। क्या, अनुसूची 9 में कहा गया भूमि सुधार से संबंधित। क्या, भूमि सुधार से संबंधित। अब मूल संविधान में तो 8 ही अनुसूची थी, परंतु नवी अनुसूची जो है संविधान संशोधन 1951 प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत नवी अनुसूची जोड़ी गई। नवी अनुसूची जोड़ी गई। अनुसूची 9 किससे संबंधित है, तो भूमि सुधार से संबंधित है। कब जोड़ी गई, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई। अब हम इसमें पढ़ेंगे अनुसूची 10। अब अनुसूची 10 किससे संबंधित है, तो अनुसूची 10 संबंधित है, अनुसूची 10 दल बदल से संबंधित। क्या, दल बदल से संबंधित। दल बदल से संबंधित का मतलब, जब किसी पार्टी में रहते हुए कोई चुनाव जीत जाता है, उसके बाद दूसरी पार्टी में तुरंत चला जाए, तो उसे दल बदल से संबंधित, इसमें इसका प्रतिबंध किया गया है। तो ये 52वें संविधान संशोधन 1952 संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची। अब हम 10वीं अनुसूची के बाद क्या पढ़ेंगे, इसमें 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है कि संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, तो 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई। अब हम पढ़ेंगे अनुसूची 11। अनुसूची 11 पढ़ेंगे। अनुसूची 11 में क्या है, तो अनुसूची 11 में पंचायती राज का उल्लेख है। पंचायती राज का उल्लेख किया गया है, पंचायतों का गठन इसमें किया गया है। अब ये किस संविधान संशोधन के तहत हुआ है, तो ये 73वें संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन 1992 में 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। अब इसमें विषय कितने हैं, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, तो इसमें 29 विषय हैं। अनुसूची 11 में पूछा जाता है कितने विषय हैं, तो अनुसूची 11 में 29 विषय हैं। और अनुसूची 11 किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है या ग्राम पंचायत से। फिर 73वें संविधान संशोधन 1992 में यह जोड़ी गई। फिर अब हम अनुसूची 12 पढ़ेंगे और ये हमारी लास्ट अनुसूची होगी। अनुसूची 12 क्या कहता है, इसमें नगर पालिका और नगर निगम का प्रावधान किया गया है। नगर पालिका और नगर, जो शहरों में और बड़े बड़े शहरों में जो नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम हैं, चेयरमैन हैं उनका और मेयर, इसी के तहत उनका निर्वाचन होता है। तो ये किस संविधान संशोधन के तहत, ये भी 74वें संविधान संशोधन 74वें संविधान संशोधन 1992 को में जोड़ा गया। फिर इसमें कितने विषय की जब बात करते हैं, हम सूची जब 12 की बात आएगी तो इसमें हम विषय की बात करेंगे, और विषय इसमें कितने हैं, तो इसमें विषय 18 हैं। अनुसूची 11 में ग्राम पंचायत में जो हुए उसमें 29 विषय हैं और अनुसूची 12 में 18 विषय हैं। फ्रेंड्स, आज हमने अनुसूचियों को पूरी तरह से पढ़ा। फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि हमारी वीडियो काफ़ी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार आप हमें मोटिवेट करते रहिए
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू क्लास।